हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग योजना एवं विकास एवं श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार स्टूडेंट्स के लिए हाई स्टडीज़ के लिए हर साल आपको क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करती है, जहाँ पे आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आपकी राशि लगती है आपके डिफरेंट कॉलेजेज में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ राशियाँ उपलब्ध कराती है, जिसके लिए बिहार सरकार आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो आइए इस विषय में इस वीडियो में समझते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जहाँ पे आर्थिक कारणों से जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल में या हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो वंचित रह जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार आपको 2015-20 में ही इस योजना का कार्यान्वयन किया था, जिसके तहत 7 निश्चित प्रोग्राम के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया था। और इस योजना के क्रियान्वयन में हर साल आपको जितने भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी इस योजना के लिए इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बार 2020-21 सेशन में कम से कम 1 लाख अनुमानित विद्यार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उपलब्ध कर सकते हैं। और इसके लिए उनको बिहार सरकार के 7 निश्चित प्रोग्राम में आकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस योजना का जो लाभ है वो बिहार राज्य के वो सभी निवासी यानी कि वे सारे विद्यार्थी ले सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखा है और हायर सेकेंडरी के लिए ऋण के लिए इच्छुक है। यानी कि हायर सेकेंडरी अगर डिग्री का कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए वो लोन लेना चाहते हैं, तो उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध किया जाएगा। और इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थी जो है वो बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित किया गया हो। यानी कि आप अपने स्टेट बिहार में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अदर स्टेट में भी एडमिशन लेते हैं, तो वो आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो हायर सेकेंडरी का, वो आपका यहाँ पे चयनित होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो भी एडमिशन आप लेते हैं जिस किसी भी कोर्स में, या आपका उसके काउंसलिंग में आपका नाम आया है एडमिशन के लिए, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए। कौन कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ये जो लोन आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो हायर एजुकेशन के लिए मिलता है। और इसमें जितने भी जनरल सिलेबस होते हैं, जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं लाइक BA, BSc, BCom, आप उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। या डिफरेंट व्यावसायिक जितने भी व्यावसायिक या टेक्निकल जितने भी एजुकेशन होते हैं, यानी कि BTech, BSc, BCA या जिस तरह BSc IT या कोई भी कोर्स आप करते हैं, व्यावसायिक कोर्स करते हो, चाहे आप टेक्निकल कोर्स करते हो या कोई जनरल कोर्स करते हो, तो हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी अगर आप सूची देखना चाहते हैं कौन कौन सी कोर्स की सूची मिलती है, तो आपको इसकी सूची एक अनुलग्न 3 में अंकित किया गया है, जहाँ पर आपको शिक्षा विभाग समय समय अनुसार आवश्यकता के अकॉर्डिंग संशोधन करके नए नए पाठ्यक्रम को ऐड करता है या फिर उसको हटा भी सकता है टाइम टू टाइम। तो आप अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को चेक कर लें कि अनुलग्न 3 में आपके जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जितने भी बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है या अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10वीं क्लास आपने पास कर रखा है, चाहे वो आप बिहार राज्य से पास कर रखे हों या फिर आपके जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं लाइक झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, आप जहाँ से भी आपने 10th या बोर्ड पास किया है, आपका मेनली यहाँ पे होना चाहिए कि आपका बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बिहार डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होने चाहिए, आपने 10th 12th कहीं से भी पास किया हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनका 10वीं क्लास पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। और BTech या कोई भी अदर डिग्री कोर्सेज में अगर आपने कोई अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए। जो कोई भी कोर्स करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स करते हैं, अगर कोर्स करने के दौरान वो हॉस्टल में रहते हैं तो उस स्थिति में जो आपका एप्लीकेंट का जो भी शैक्षणिक संस्थान होगा, जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले रखा है, वहाँ पे हॉस्टल की जो फीस होगी उस हॉस्टल को प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं तो वैसे विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त जो रहने का खर्च हो यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस जो होंगे आपको, वो अनुलग्न 1 में यहाँ पर अलग अलग शहरों के अकॉर्डिंग एक रेट फिक्स किया गया है, जो कि आप
यहाँ पे चेक कर सकते हैं अलुमनाई में। और वहाँ पे जो भी है आपका महंगाई के आधार पर रहने और जीवन यापन के लिए जो भी शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि किया जा सकता है, वहाँ पे आपको लिविंग एक्सपेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ जो हॉस्टल का जो अमाउंट होगा उस इंस्टीट्यूट के संस्थान को ही वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका 25 वर्ष से मैक्सिमम एज नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका कुछ जो भी हो, मैक्सिमम आपका 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पीजी कोर्सेज के लिए वैसे जो पाठ्यक्रम है जिनमें नामांकन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, वहाँ पे आपकी उम्र सीमा 30 वर्ष होगी। यानी अगर मान लो कोई ग्रेजुएशन ना करके पीजी कर रहा है और उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वैसे कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 30 साल होगी। और अगर आप कोई डिग्री के कोर्स करने जा रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज क्या होगी, 25 साल होगी। यदि कोई एप्लीकेंट है जिसके पास पहले से ऑलरेडी एक डिग्री उपलब्ध है और उसी डिग्री के अकॉर्डिंग वो हायर सेकेंडरी आगे अप्लाई करना चाहता है तो उसको किसी भी तरह का यहाँ पे उपलब्ध जो क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर जो लाभ है प्रोवाइड किया जाएगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई कला विज्ञान के किसी अन्य संकाय में या वाणिज्य के अथवा अलग संकाय में योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको, अगर वो MBA करना चाहता है, MCA करना चाहता है तो उसको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। मगर अगर वो कला के ही क्षेत्र में, जैसे मान लो आपने BA कर रखा है और फिर MA करना चाहते हैं, BSc कर रखा है, BSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, तो सेम क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप अलग कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, लाइक आपने BA कर रखा है या BSc कर रखा है और आप MBA MCA करना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कोई भी एप्लीकेंट जब अप्लाई करता है और बीच में कभी भी वो कोर्स को विड्रॉ करता है, मान लो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो कोई कोर्स करने के लिए और बीच में अगर आप उस पढ़ाई को छोड़ते हैं तो वहाँ पर लोन की जो शेष राशि होगी वो आपके इंस्टीट्यूट को या फिर आपको एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट को फिर नहीं मिलेगी। इस योजना के जो लाभ है रेगुलर लेने के लिए आपको शिक्षा ऋण का जो अगला किस्त लेना होगा उसके लिए आपको उसमें रेगुलर रहना होगा, आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा, तो ही आपको जो शेष राशि होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। अदरवाइज आप विड्रॉ करते हैं तो आपका जो लोन है वहीं पे विड्रॉ हो जाएगा, वहीं पे आपको क्विट करना पड़ेगा। आइए हम लोग समझते हैं जो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखा है, अगर आप पॉलिटेक्निक सिलेबस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका 10वां क्लास पास कर रखा है तो इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट को पोर्टल यानी मोबाइल ऐप पे जहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको जो रेगुलर जो आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होंगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एक OTP पासवर्ड आपके पास जनरेट होगा और उस वन टाइम पासवर्ड को पोर्टल में डालने के बाद आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितने भी संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे और वहाँ पर आपका एक वेब पेज खुलेगा जहाँ पे आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन डालने के बाद आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेजी जाएगी। आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स कागजात जो होगा ऑनलाइन आपको सबमिट नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की एक PDF प्रति जनरेट होगी जिसको आप काउंटर पर आने के समय में इन्फॉर्मेशन के साथ आपका जो भी इतने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ आपको लगा करके वहाँ पे सबमिट करना होगा। आपका जो एप्लीकेशन का PDF होगा उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपको कलेक्ट करने होंगे और आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के बाद द्वारा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक SMS के द्वारा आपको उस सेंटर पे आने की तिथि बताई जाएगी। अगर नहीं भी बताई जाती है तो भी आप एप्लीकेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को जाके जमा कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन का PDF होगा उस पर आप स्वयं हस्ताक्षर करेंगे यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और साथ ही साथ जो आपके सह आवेदक होंगे यानी कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी होंगे उनके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा करके और जितने भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर करके आप उनकी फ़ोटो कॉपी के साथ आप उसको जा करके जमा करेंगे ऑफिस में। आपको अपने जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर जाना होगा और वहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा
और जिसके आधार पर केंद्र के हॉल में आवेदन की प्रविष्टि होगी। आवेदन केंद्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में आप अपने नंबर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदन को जो उपलब्ध कराएगा टोकन नंबर का प्रदर्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर एक मॉनिटर लगा होगा जहाँ पे आपका टोकन आपको जनरेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो ही आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। जब मॉनिटर पर आपका जो प्रोवाइड किया हुआ टोकन डिस्प्ले होगा तो उसके बाद आप अपने सारे मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जिसको आप सेल्फ परचेज करेंगे, और आवेदन पत्र जिसको आपने ऑनलाइन भरा है उसके पीडीएफ को सारे लेकर के आप जो काउंटर होंगे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो आवेदक का आधार के अकॉर्डिंग आपका जो भी होगा उसको स्क्रूटिनी किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। आपके ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसको जब स्क्रूटनी कर ली जाएगी, यानी उसकी स्कैनिंग कर ली जाएगी, तो उसके पश्चात एप्लीकेंट को वापस कर दिया जाएगा, यानी कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वापस कर दी जाएंगे और जो फोटोकॉपी आपने सेल्फ परचेज करके दिया है उसको काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा। कागजातों के सत्यापन के बाद उनको काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी, यानी कि जब आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को जमा करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रोवाइड की जाएगी। आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपने एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक किया है तो वहाँ पे जो अवेलेबल मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट होंगे उनको कह करके आप अपने जो गलत प्रविष्टि हो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे वो आपको बताता हूँ कि जब आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु जितने भी इच्छुक आवेदक होंगे जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन जमा करते समय आपको सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे, जिसकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करनी होगी वो निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले आपका और आपके फादर या आपके जो गार्जियन है यानी कि जो सह आवेदक है उनका आधार कार्ड आपको प्रोवाइड करना होगा। कैंडिडेट को अपने मैट्रिक का, +2 का और पॉलिटेक्निक सिलेबस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ 10th का, अगर आप हायर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो +2 का भी और 10th का भी, दोनों का अंतिम जो आपका सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट होगा वो दोनों आपको वहाँ प्रोवाइड करने होंगे। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ले रखी है या फिर कोई अगर आपने निःशुल्क शिक्षा संबंधी कोई प्रमाण पत्र है तो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे, अगर नहीं है तो ये आपका मैंडेटरी नहीं है। आवेदक यानी स्टूडेंट का खुद के नाम से उसके बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जिसमें शाखा यानी ब्रांच का नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपके बैंक का IFSC कोड अंकित होना चाहिए। ये जो अकाउंट होगा वो स्टूडेंट के खुद के नाम का होगा। आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है उस एडमिशन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपने जिस कोर्स में एप्लीकेशन ले रखा है उसमें वो कोर्स लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मान लें आप BSc कर रहे हैं या BA कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं तो आपके उस स्लिप में ये लिखा होना चाहिए इंस्टीट्यूट के नाम के साथ कि आपने BTech के प्रोग्राम में या BSc के प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है। साथ ही साथ आपने जिस इंस्टीट्यूट से जो आपका जो कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पे जो कोर्स फी लग रहा है उसकी आपकी विवरणी यानी कि आपके पास फी रिसिप्ट होना चाहिए उस कॉलेज का जिसमें अमाउंट दर्ज किया गया हो कि आप कितना पे कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। एप्लीकेंट एवं को एप्लीकेंट यानी कि आवेदक और सह आवेदक यानी कि जो आप स्टूडेंट हैं और आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता पति या जो भी अभिभावक हैं आपके जो ब्लड रिलेटिव्स है, आप लोगों का दोनों का 2-2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको ले जाना होगा, यानी कि 2 फोटोग्राफ एप्लीकेंट का और 2 फोटो उनके सह आवेदक का यहाँ पर ले जाना होगा। आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा बैंक का पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें आपके एड्रेस का जो क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपका जो घर का एड्रेस है परमानेंट एड्रेस का वो साफ साफ उसमें लिखा होना चाहिए, या फिर आपका बिजली बिल या टेलीफोन का बिल या पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड जिसमें आपका घर का आवास का एड्रेस क्लियरली रूप से लिखा होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी होगी। तो जितने भी जिला निबंधन और परामर्श केंद्र है उसके एंट्री गेट पे आपको मे आई हेल्प यू का काउंटर होगा जहां से एक एप्लीकेंट जो है वो टाइम के अनुसार एक जो भी आवश्यकता पड़ती है तो आप वहां से कोई भी सहायता प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कॉल सेंटर पर भी कॉल कर करके आप कितनी भी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उसके बाद जो आप PDF और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंडेटरी उसको जो सबमिट करते हैं तो आपका जो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट यानी कि जो MPA होता है उसको क्या करता है, उसको सारे एक बार जांच करता है और जांच करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको नोडल पदाधिकारी को सौंपता है, यानी कि आपके द्वारा आपके लिए जो नामित नोडल पदाधिकारी होगा
उसको एक बार फिर स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद उसकी वो स्वीकृति प्राप्ति कर करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी को ऑनलाइन अंतरित की जाती है। यानी कि जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी होती है फिर उसको ऑनलाइन के द्वारा जाकर के उसको प्रोसेस करते हैं। थर्ड पार्टी क्या करता है, अपने एप्लीकेशन को स्वीकृत करने के बाद अगर उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है तो फिर से उसको सूचीबद्ध करता है और फिर वो नोडल अधिकारी को प्रोवाइड करता है, जो आपको बाद में स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें ये त्रुटि पाई जा रही है, आप उसको सही करें और करेक्शन करें। उसके बाद फिर से वो नोडल पदाधिकारी उसको चेक करता है और फिर से उसको जा करके निगम को प्रोवाइड करता है। और जितने भी ऐसे आवेदन होते हैं उनको जिला निबंधन और प्रावधान केंद्र द्वारा अधिकतम 15 वर्किंग डेज में आपको उसकी वस्तुस्थिति को पता चल जाता है और उसको वापस करके आपके पास उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप अपने आपत्ति जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपके जो एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आप उसका निराकरण नहीं संभव हो पाता है, आप उसको आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो नोडल पदाधिकारी क्या करता है, आपके आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाती है। और जब आपका ऋण स्वीकृत हो जाता है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपका सब कुछ सही है, उसका जब ऋण स्वीकृति हो जाएगा तो उसके बाद आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन का जब स्वीकृति मिल जाएगा तो उसके बाद जो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र होता है वो एप्लीकेंट को उसकी सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से देती है, जहां पे आपको एक बार फिर से सूचना में उपस्थित होने का एक निर्धारित डेट रहेगा, जहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वहां पे आना होगा और उसके बाद आपके ऋण के डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे उस पर आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे और उसके बाद उसकी जो सूचना होगी वो निगम के मुख्यालय को दी जाती है। निगम के मुख्यालय के बाद पहुंचने के बाद वहां से जो राशि होगी वो आवेदक द्वारा जो भी आपके जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आपके जो अकाउंट्स जो आपने अपने डिटेल जो दिया है जिस बैंक अकाउंट्स का, उसमें आपका वो जो लोन की राशि है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ऋण के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो इस योजना के तहत आपका जो मैक्सिमम ऋण अमाउंट होता है, यानी कि लोन अमाउंट होता है, वो 4 लाख रुपया होता है। आपका 4 लाख तक के प्रोग्राम के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद जो ऋण राशि पर जो मोरेटोरियम की जो अवधि होती है वो सिलेबस के समाप्ति से 1 वर्ष या आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह जो सबसे पहले हो तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। यानी कि जिस दिन से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उस दिन से आपके कोर्स के ख़त्म होने तक, या फिर आप कहीं से रिक्रूट होते हैं कोर्स करने के बाद, या आप कहीं पे नियोजित होते हैं तो उसके 6 महीने तक आप जो भी सबसे पहले होगा वहाँ तक आपको ब्याज की राशि नहीं देनी होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज, सिंपल ब्याज की जो दर होगी वो 4% होगी और इसके अंतर्गत महिला यानी फीमेल कैंडिडेट, दिव्यांग यानी कि डिसेबल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर जो एप्लीकेंट है उनको मात्र 1% का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा। आपका कोर्स का जो फ़ी होगा, जो शिक्षण शुल्क होगा, आपका जो इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्स फी जो आपने जमा कर रखा है उसके जो फीस होंगे आरटीजीएस एनईएफटी के द्वारा आपके इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर हो सकता है आपको बैंक ड्राफ्ट भी मिल सकता है, उसके द्वारा आपके इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप छात्रावास के बाहर रहते हैं तो वैसे आवेदक को आपके जो हर सिटी के अकॉर्डिंग जो एक मानक तय किया गया है उसके आधार पे एक निश्चित राशि और जो आपके बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, और उसके लिए या फिर स्टेशनरी के लिए जो आपकी एक निर्धारित राशि होगी अनुलग्न 1 और अनुलग्न 2 के अनुसार आपके खाता में उपलब्ध किया जाएगा, जो आप यहाँ पे अनुलग्न 1 और अनुलग्न 2 में चेक कर सकते हैं। लोन वापसी की जो प्रक्रिया होती है, मोरिटेरियम अवधि की समाप्ति के पश्चात 2 लाख रुपए तक के लोन को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में यानी कि 60 ईएमआई में और तथा 2 लाख के ऊपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में आप वापस कर सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25% ब्याज दर की छूट आपको दी जाएगी। यानी कि इस पीरियड से पहले अगर आप वापस कर देते हैं तो आपको 0.25% की यहाँ पे रिबेट दिया जाएगा। इस मोरेटोरियम के अवधि में अगर आपका कहीं पे नियोजन नहीं होता है या आप कहीं पे रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं या फिर किसी अन्य साधन से आपको आय नहीं आती है तो उस स्थिति में आपका जो ऋण वसूली होगा वो पोस्टपोन किया यानी कि स्थगित किया रह जाएगा, आपसे लोन वापसी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके प्रत्येक जून और दिसंबर के अंतिम महीने में आपको इसका एक शपथ पत्र है जो डीआरसीसी के पास देना होगा कि आप अभी तक बेरोजगार हैं, आप कहीं पे नियोजित नहीं हुए हैं या कहीं से आपकी आय नहीं मिल पा रही है जिसके चलते आप ऋण को पे नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई कैंडिडेट को रोजगार मिल जाता है, कहीं पे नियोजित हो जाते हैं और उसके पश्चात भी अगर वो लोन की राशि वापस नहीं कर रहे हैं
तो उनके विरुद्ध पीडीआर एक्ट, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत आप पे केस किया जाएगा और आपसे लीगल कार्रवाई करते हुए आपसे लोन को वापस रिकवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसाधन विकास द्वारा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं और जिनको किसी भी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। तो जाइए आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर करके आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।